हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से नाइट्रेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे कि फिनॉल का नाइट्रेशन हम लोग देख रहे थे, तो फिनॉल को अगर हम लोग ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HNO3 से, तो हमने देखा था कि ये प्रोडक्ट बनता है। दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक बनता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा प्रोडक्ट बनता है पैरानाइट्रोफिनॉल। ये बनता है पैरानाइट्रोफिनॉल। अब अगर किसी रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनता है तो वहां पे होता है कि ज़्यादा कौन बना, कम कौन बना। ऑर्थो प्रोडक्ट है और पैरा प्रोडक्ट है, तो इन दोनों को हमको अलग करना है। मिक्सर में बनेगा तो ज़्यादा बनेगा, कम बनेगा तो दोनों। बट मिक्सर है तो मिक्सर का तो लोग प्रॉपर्टी एनालाइज नहीं कर पाएंगे। पहला काम तो ये होता है कि अगर दो तीन चीज़ें बन गई तो उसको अलग करना होता है। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। ये इसको अलग करने के लिए जिस टेक्निक का यूज करते हैं वो होता है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक से इन सबको हम लोग इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं? तो स्टीम को पास करते हैं इस मिक्सर से, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो स्टीम के साथ बाहर निकल जाता है। जो स्टीम वोलेटाइल होता है, मीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये जो कंपाउंड है, ये होता है स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल मतलब स्टीम के साथ ही वो वेपर बन के निकल जाएगा। ज़्यादा वोलेटाइल है, जल्दी से वेपर बन जाएगा वो, और ये देर तक लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वेपर इसलिए बनेगा स्टीम वोलेटाइल। तो स्टीम वोलेटाइल कौन है? ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, these two can be separated by the method of steam distillation, because orthonitrophenol is steam volatile whereas paranitrophenol is not steam volatile, means इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो अगर कोई फर्दर इसमें और भी क्वेश्चन, जैसे कि NCERT के टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन है कि why orthonitrophenol is steam volatile whereas paranitrophenol is not steam volatile। स्टीम volatile है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये जल्दी बॉइल कर जाता है, ये जल्दी बॉइल क्यों नहीं करता है? इसका रीजन देखते हैं हम लोग। रीजन क्या है कि जब हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रो ग्रुप का ओपन स्ट्रक्चर है, OP प्लस, N पे प्लस, O पे माइनस। इसमें O पे पार्शियल माइनस होगा, H पे पार्शियल प्लस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब इसके बीच में क्या होगा ना, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन, और पैरानाइट्रोफिनॉल अगर कोई ड्रॉ करें तो ऐसे ड्रॉ कर सकता है। ये है पैरानाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे नाइट्रो लगा देते हैं पैरा पोजीशन पे, O माइनस N प्लस, और ये डबल बॉन्ड O, और इधर OH ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इधर पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है हमारा O नाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल में भी OH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी बना सकते हैं, बट यहाँ के माइनस और यहाँ के प्लस, इस प्लस का इस माइनस से अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत दूर पड़ रहा है ना, और ये दोनों तो पास में थे। तो यहाँ पे एक और अगर हम मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लें, ये आपस में तो अट्रैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरा अगर OH रहे यहाँ पे इस टाइप से, तो H पे प्लस होगा, O पे माइनस होगा, और यहाँ पे नाइट्रो होगा इस टाइप से, N पे प्लस, O पे माइनस, और ये ओपन स्ट्रक्चर, ये नाइट्रो ग्रुप का। चाहे तुम यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी दिखा सकते हैं, प्लस माइनस भी दिखा। अब यहाँ पे क्या है कि ये पैरानाइट्रोफिनॉल है और ये भी तो पैरानाइट्रोफिनॉल है। एक पैरानाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल का दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के हाइड्रोजन के साथ क्या होने लगेगा? अट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, बट यहाँ पे कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रहा है एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है। तो जब एक यहाँ पे कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर।
इंट्रामॉलिक्यूलर बनने का वजह क्या है, क्योंकि इसमें OH का हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्पेस में काफी क्लोज है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। इसमें क्या है कि आपस में नहीं बना है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, इसमें वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इससे क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास आ जाएंगे। इसमें तो पास नहीं आएंगे ना, क्योंकि ये तो विद इन द मॉलिक्यूल बन गया। तो एक मॉलिक्यूल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का अगर ऐसे है और एक और हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें भी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दें O पे माइनस N पे प्लस, ऐसे अगर हम यहाँ पे दिखाएं H पे प्लस O पे माइनस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से, जैसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, इसमें बन गया, इससे ये दोनों मॉलिक्यूल तो पास नहीं है, क्योंकि ये तो आपस में ही बना लिए, भी आपस में ही बना लिए। तो इसके बन जाने से, जैसे कि अगर ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना है, तो इससे ये दोनों मॉलिक्यूल तो पास नहीं आएंगे, लेकिन इसमें इस बॉन्डिंग बनने से दोनों मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, पास आने से एसोसिएशन होता है, एसोसिएट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, जुड़ जाएंगे एक दूसरे से आसानी से। जब आसानी से जब जुड़ जाएंगे, स्ट्रांगली जुड़ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल बॉयल करके बाहर जल्दी नहीं निकलेगा, मतलब वो देर से बॉयल करेगा, ज्यादा हीट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर रहेगा, ये जल्दी बॉयल ही नहीं करेगा। जबकि इसका मॉलिक्यूल तो अलग अलग है, ये अलग निकल जाएगा, बॉयल करके अलग निकल जाएगा, इसमें उतने स्ट्रॉन्गर फोर्स नहीं लगेंगे, तो ये वोलेटाइल होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट जिसका लो होता है उसको लोग वोलेटाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सा स्टीम वोलेटाइल होता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। Steam volatile means its boiling point is lower. Why it is steam volatile or why its boiling point is lower? Because in orthonitrophenol there is intramolecular hydrogen bonding, but in paranitrophenol there is intermolecular hydrogen bonding, and intermolecular hydrogen bonding causes association. That's why its boiling point is higher, but boiling point of orthonitrophenol is lower and it is steam volatile. ऐसे इसका आंसर होगा, ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर्स को भी शो कर सकते हैं। तो ये हुआ नाइट्रेशन फिनॉल का। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि जब हम नाइट्रेशन के लिए बता रहे थे लास्ट वीडियो में, तो बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं। तो इस केस में जब हम नाइट्रेशन किए, जब हम नाइट्रेशन का प्रोडक्ट लिख रहे थे, ये OH लिखे थे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा ये बना था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना था, और प्रोडक्ट हमारा बना था पैरानाइट्रोफिनॉल। ये तो प्रोडक्ट बना था हमारा। तो क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे तो हम लोग यूज किए थे डाइल्यूट HNO3 यूज किए थे। तो डाइल्यूट से क्यों रिएक्शन हो गया फिनॉल में? बेंजीन में तो नहीं हो जाता है डाइल्यूट से रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड लेना पड़ता है। तो फिनॉल में ऐसा क्या है कि एसिड डाइल्यूट भी है, थोड़ा बहुत भी एसिड है, वाटर भी ज्यादा है, तभी रिएक्शन हो जा रहा है। तो अगर डाइल्यूट के साथ रिएक्शन हो रहा है फिनॉल का, इट मींस इट इज मोर रिएक्टिव। कोई कम कंसंट्रेशन में भी रिएक्शन कर ले रहा है, इट मींस कि फिनॉल इज मोर रिएक्टिव। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि फिनॉल, व्हाई फिनॉल इज मोर रिएक्टिव। तो ये ध्यान देना होगा कि डाइल्यूट HNO3 से हो क्या रहा है, ऐसे सोचना चाहिए। सोचने का तरीका ये होता है कि डाइल्यूट HNO3 से क्या होना चाहिए, तो नाइट्रेट हो क्या रहा है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किस तरह का रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या बनता होगा, इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है, NO2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल बनता हो, और यही इलेक्ट्रोफाइल जाके फिनॉल में जुड़ जाता हो। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर किसी में जाके जुड़ रहा है जल्दी से या आसानी से जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, नाइट्रेशन इजीली हो रहा है। डाइल्यूट से हो रहा है मतलब कि क्या हो रहा है, नाइट्रेशन इजीली हो रहा है। डाइल्यूट से होने का मतलब ही हो गया कि इजीली हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल इजीली जाके रिएक्शन कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल अगर इजीली मूव कर जा रहा है, आसानी से, तेजी से मूव कर रहा है इसकी तरफ, इसका मतलब मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें हाई होगा। हाई क्यों होगा, क्योंकि OH ग्रुप है ना ऊपर में, और रेजोनेंस से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा। तो अभी लोग देख ही रहे थे, OH ग्रुप के आने से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो फिनॉल क्या हो जाएगा, फिनॉल क्या कर देगा, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा। तो अगर रिंग एक्टिवेट हो गया तो डाइल्यूट के साथ HNO3 रिएक्शन कर लेगा। तो ऐसे इसमें नाइट्रेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को थ्रू रेजोनेंस। अगर हम लोग डायरेक्टली इसको कॉन्सेंट्रेटेड से कर दे तो फिर क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड से अगर कर दें, डाइल्यूट से तो नाइट्रेशन हो ही रहा था,
बट अगर इसके बावजूद कोई क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं। तो क्योंकि OH ग्रुप रिंग को एक्टिवेट कर चुका है, तो वैसे सिचुएशन में होता क्या है कि रिंग इतना एक्टिवेट हो चुका होता है, कॉन्सेंट्रेटेड अगर कोई यूज किया तो नाइट्रेशन ऑर्थो और पैरा पे एक साथ हो जाए, ऑर्थो पे भी होगा पैरा पे भी होगा, ऑर्थो पे भी है तो यहाँ भी NO2 जुड़ जाएगा, तो तीनों जगह NO2 जुड़ जाएगा फिनॉल में एक साथ। अब ये तो फिनॉल है, ये 1 2 3 4 5 6, तो नाइट्रो कहाँ पे है, 2 पे है, 4 पे है, 6 पे, इसको क्या बोलेंगे, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल इसका नाम है। वैसे इसको हम लोग कॉमनली पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, ये पिक्रिक एसिड है और ये थोड़ा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोटोलिन के जैसा। तो कॉन्सेंट्रेटेड अगर HNO3 से कोई ट्रीट किया, डाइल्यूट से तो पैरा पे जुड़ता है तो ऑर्थो पे जुड़ता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही प्रोडक्ट मेनली बनेगा और वो ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। लेकिन होता क्या है कि इस प्रोसेस से पिक्रिक एसिड कम अमाउंट में बनता है, मतलब और भी साइड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, वो फिनॉल को ऑक्सीडाइज करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे देता है। तो पिक्रिक एसिड बनता है बट और भी प्रोडक्ट बनते हैं जिससे हमारा फिनॉल थोड़ा बहुत वेस्ट होता है। तो अगर हमको पिक्रिक एसिड बनाना है तो इस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करेंगे, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। बट बेटर मेथड क्या है, ये बेटर मेथड नहीं है फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाने का। अगर एरो पे लिखा रहेगा तो हम प्रोडक्ट पे लिख देंगे, ये तो ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर वे की बात किया जाए तो प्रॉपर वे ये नहीं है। प्रॉपर वे क्या है कि फिनॉल मिसयूज ना हो, ज्यादा से ज्यादा पिक्रिक एसिड बने। इसके लिए करना क्या होता है कि पहले फिनॉल लेते हैं हम लोग और इसका रिएक्शन करते हैं पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हम बताया था कि एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिख रहा है और साथ में बेंजीन वाला कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में क्या क्या देखे थे कि ये सब रिएजेंट होते हैं और साथ में बेंजीन वाला कंपाउंड होना चाहिए। तो ये बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड है और इसमें मतलब फिनॉल है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होने वाला है, सल्फोनेशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से अगर करेंगे तो क्योंकि फिनॉल को OH एक्टिवेट कर देता है तो होता क्या है कि OH तो वही रहेगा और OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लास्ट वीडियो में देख चुके हम लोग, क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डाइल्यूट नहीं, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेटेड यूज किए हैं और ये एक्टिवेटिंग भी है, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है और ये एक्टिवेटिंग भी है। तो जैसे नाइट्रेशन में तीनों जगह पे हो जाता था, वैसे ही सल्फोनेशन में भी सल्फोनेशन दो जगह पे हो जाता है, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। होता तो किसी एक ही जगह पे, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है और ये भी OH इसको एक्टिवेट कर चुका है, इसलिए दोनों जगह पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुड़ जाएगा। तो SO3 जुड़ गया, सल्फोनेशन नहीं जुड़ता है। अब सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप है वो आसानी से हटाया जा सकता है, वाटर के साथ एसिड के साथ को इसको ट्रीट कर दे तो ये आसानी से हट जाता है। तो अगर यहाँ पे हम फिर से ले लें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो फिर से कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या है, बेंजीन रिंग में जाके जुड़ के नाइट्रेशन कर देगा और सल्फोनेशन को, सल्फोनिक एसिड ग्रुप को वहां से रिप्लेस कर देगा यहाँ से, और इस जगह पे तो नाइट्रोजन होता ही है, ये पिक्रिक एसिड बन जाए। तो ऐसे बनाया जाता है पिक्रिक एसिड। ऐसे बनाने से साइड प्रोडक्ट मिनिमम मिलता है। तो ऐसे बनाने से क्यों मिनिमम मिलता है, क्या बेनिफिट होगा, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहाँ भी है। तो इससे पहले वाले में क्या था कि हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से किससे ट्रीट कर रहे थे, फिनॉल को ट्रीट कर रहे थे। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 फिनॉल भी एक्टिवेटेड था, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता था फिनॉल को। अब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का यूज तो कर रहे हैं बट डायरेक्ट फिनॉल पे नहीं कर रहे हैं, इस कंपाउंड पे कर रहे हैं। अब इस कंपाउंड को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइज कर नहीं कर पाएगा, तो साइड प्रोडक्ट्स भी नहीं बनेंगे, तो हमारा कंपाउंड जो है फिनॉल उतना वेस्ट भी नहीं होगा। क्यों ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, इसका भी रीजन है, ये जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, ऑक्सीजन इसमें बहुत सारा प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। तो OH तो इसको एक्टिवेट कर रहा था, लेकिन ये जो दो ग्रुप इसमें आके जुड़ गए तो ये एक्टिवेट तो करके इसको रिएक्टिव बना रहा था, लेकिन ये दोनों आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के इसको डीएक्टिवेट कर देंगे काफी हद तक, मतलब इसके एक्टिवेशन को कम कर देंगे।
तो फिर उस केस में जब इसका एक्टिविटी कम हो जाएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, तो ये नाइट्रेशन जब होगा तो ये ऑक्सीडाइज होकर साइड प्रोडक्ट्स मिनिमम देगा, उतना ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसका। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, पिक्रिक एसिड। तो बेसिक रीजन ये है कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप आने के बाद उसका एक्टिवेशन कम हो जाता है और HNO3 से ट्रीट करने के बाद मेन प्रोडक्ट हमारा पिक्रिक एसिड बनता है। तो ये था पूरा नाइट्रेशन। अब देखते हैं हम लोग ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। अभी हम देख रहे थे कि ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन करना होता है किसी भी बेंजीन वाले कंपाउंड का, तो उसमें कैसे पहचानते हैं, तो Br2 के साथ FeBr3 या FeCl3 या AlCl3 ऐसा कुछ होता है। फिनॉल का जब ब्रोमिनेशन करते हैं हम लोग, तो हमको ये सब कैटलिस्ट लेने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, बिना कैटलिस्ट का भी रिएक्शन हो जाता है। सिर्फ Br2 यहाँ पे हम लेंगे और CH2 ले लेंगे। CH2 क्या है, ये सॉल्वेंट है या मीडियम है, कैटलिस्ट नहीं है। कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं इसको। कार्बन डाइसल्फाइड एक लिक्विड होता है कलरलेस, और उसमें ब्रोमीन को हम लोग ऐड करते हैं और फिर फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे कैटलिस्ट लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो कैटलिस्ट काम क्या करता था, पहले ये जानना जरूरी है। कैटलिस्ट लेते क्यों थे? कैटलिस्ट हम लोग देखें कि कैटलिस्ट क्या करता था, जैसे AlCl3 क्लोरीन या ब्रोमीन को लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसको पोलराइज करता था और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता था। तो यहाँ पे क्या है ना कि फिनॉल जो है इस OH ग्रुप की वजह से, बार बार यही रीजन आ रहा है, इस OH ग्रुप की वजह से फिनॉल जो है फिनॉल का जो बेंजीन रिंग है वो एक्टिवेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन देता है ना, ये बहुत एक्टिवेट हो जाता है। ये इतना ज्यादा एक्टिवेट हो चुका होता है कि खुद ये फिनॉल ही बेंजीन को ब्रोमीन को पोलराइज कर देता है। फिनॉल जो है यही ब्रोमीन को पोलराइज कर देता है, तो बिना कैटलिस्ट के ही ये पोलराइज हो जाता है। तो सिंस phenol is highly reactive towards, reactive तो है लेकिन किसके लिए, towards electrophilic substitution reaction। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसके लिए क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। एज क्यों, क्योंकि एज OH ग्रुप activates benzene ring, OH group activates benzene ring through plus R effect. Phenol is highly reactive towards electrophilic substitution as OH group activates benzene ring through plus R effect. Hence, it polarizes Br2 molecule. It polarizes Br2 molecule easily. खुद उसी को इजीली पोलराइज कर देता है। तो यहाँ पे पोलराइज करने के लिए हमको अलग से कैटलिस्ट लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो सिंपली Br2 से रिएक्शन हो जाता है। अब क्या है कि जब रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या, तो बताया था कि जब ब्रोमिनेशन होता है तो एक ब्रोमीन जुड़ेगा, या तो पैरा पे जुड़ेगा या तो फिर ब्रोमीन जुड़ेगा, कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे। तो यही तो प्रोडक्ट बनेगा और मेजर प्रोडक्ट हमारा पैरा होगा, यही बनता है यहाँ पे। तो फिनॉल का जब ब्रोमिनेशन करते हैं, और ये CH2 कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट तो है बट नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करें या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करें, कोई भी लेस पोलर सॉल्वेंट। तो वैसे सॉल्वेंट के केस में ब्रोमिनेशन होता है, बट ब्रोमिनेशन एक ही जगह पे होता है, मतलब तीनों जगह पे फिनॉल एक्टिवेट तो करता है रिंग को, लेकिन ब्रोमिनेशन तीनों जगह पे नहीं होता, किसी एक जगह पे होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाला पार्ट है सॉल्वेंट। अगर नॉन पोलर या लेस पोलर सॉल्वेंट होगा तो ब्रोमिनेशन एक ही जगह पे होगा, दोनों जगह पे नहीं होगा, या तो पैरा पे होगा या तो ऑर्थो पे होगा, बट ज्यादा पैरा पे ही बनता है, ऑर्थो पे थोड़ा बहुत बनता है। तो ये फिनॉल का ब्रोमिनेशन, बट सॉल्वेंट ध्यान देना है, CH2 होता है या फिर CHCl3 यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं हम लोग, या फिर CCl4 भी यूज कर लेते हैं। तो ये सब सॉल्वेंट अगर रहेगा तो उस केस में क्या होगा, एक जगह पे बनेगा, एक जगह पे ब्रोमीन अटैच होगा।
कैटलिस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज फिनॉल इटसेल्फ इज हाईली रिएक्टिव एज वेल एज ग्रुप एक्टिवेट्स इट एंड इट्स फिनॉल इटसेल्फ पोलराइजेस Br2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कोई कैटलिस्ट का जरूरत नहीं है। अब एक चीज और कि अगर फिनॉल का रिएक्शन हम लोग पोलर सॉल्वेंट में करते तो क्या होगा? अभी तो मेंशन किया कि लेस पोलर और नॉन पोलर में होगा। तो अगर फिनॉल का रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, अगर फिनॉल है और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं Br2 के साथ और एक्वस मीडियम में Br2 वाटर ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर, तो क्योंकि ये एक्टिवेट कर चुका है और एक्वस मीडियम में वाटर में फिनॉल में टूटता है, फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक है। तो फिनॉल जब वाटर से ज्यादा एसिडिक है ना, तो क्या होता है कि मीडियम जब वाटर को लिख दिया तो वहां पे क्या समझना चाहिए हमको? वहां पे हमको ये समझना चाहिए कि फिनॉल टूट गया होगा पानी में। फिनॉल लिटमस टेस्ट भी देता है, फिनॉल एसिडिक है, ब्लू लिटमस को रेड भी करता है, लिटमस टेस्ट भी देता है फिनॉल। ये जब टूटेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? H+ और O पे कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। एक फिनॉल था पानी में, जैसे ही इसको रखेंगे हम लोग, एक्वस का मतलब ही हो गया वाटर है वहां पे, तो ये टूट के फिनॉक्साइड बना देगा और H+ रिलीज कर देगा वाटर में। तो जब एक्वस मीडियम में क्या बन जाएगा हमारे पास? एक्वस मीडियम अगर रहेगा, ये मीडियम एक्वस है, तो फिनॉल क्या बन जाएगा थोड़ी देर के लिए? फिनॉक्साइड। अब फिनॉक्साइड में तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, 3 लोन पेयर है, यहाँ पे तो 2 ही लोन पेयर था फिनॉल में। तो जब H+ निकला तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई। अब यही तो रिंग को एक्टिवेट कर रहा था इलेक्ट्रॉन देकर, तो O पे अब ज्यादा लोन पेयर आ गया, मतलब तो 2 लोन पेयर था तब भी एक्टिवेट कर रहा था, अब तो O पे नेगेटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो गई, तो थोड़ा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब तो एक्टिवेट कर रहा था, तो अब ये बेंजीन को क्या करेगा? और ज्यादा एक्टिवेट करेगा। इट मीन्स हमको ये समझना चाहिए कि मीडियम लाइक वाटर मीन्स इन एक्वस मीडियम इन पोलर सॉल्वेंट OH phenol gets converted into phenoxide, and phenoxide is even more reactive than phenol. Phenoxide तो phenol से भी ज्यादा reactive है towards what? Towards electrophilic reaction. Means in aqueous medium it get converted into phenoxide, and phenoxide is even more reactive towards electrophilic reaction as it activates benzene ring more towards the electrophilic reaction. तो यहाँ पे एक्वस मीडियम है तो बेंजीन तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड था और ज्यादा एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ पे तो ब्रोमिनेशन एक साथ ही होगा। तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तीनों जगह पे, और तीनों जगह का हाइड्रोजन निकल जाएगा, 3H निकल जाएगा, और यहाँ पे 3Br2 लिख देते हैं बैलेंस करने के लिए, 3HBr1। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, ये इस कंपाउंड का नाम है, और ये व्हाइट प्रिसिपिटेट बन जाता है। तो फिनॉल ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं, फिनॉल का टेस्ट भी है एक तरीके से, इसको इस रिएक्शन को एज ए टेस्ट भी यूज कर सकते हैं कि फिनॉल में ब्रोमीन वाटर ऐड करेगा, व्हाइट पीपीटी बना, अगर व्हाइट पीपीटी बना तो कंपाउंड फिनॉल होगा। तो ये फिनॉल का टेस्ट भी है। तो नेक्स्ट क्या है कि अब देखते हैं हम लोग एक फिनॉल का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये है राइमर डायमंड रिएक्शन। राइमर डायमंड रिएक्शन एक फिनॉल का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें 2 रिएक्शन है, बट हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस में, यहाँ पे जो सिलेबस का जो पार्ट है उसमें एक पढ़ेंगे हम लोग एल्डिहाइड का प्रिपरेशन क्लोरोफॉर्म का यूज करके। अब इस राइमर डायमंड रिएक्शन में होता क्या है कि पहले तो इसको हम देखते हैं, समझते हैं पहले कि इसको याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक क्या है याद करने का, उसके बाद देखेंगे कि ये होता कैसे है। तो पहले याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन स्टार्ट होता है फिनॉल से, फिनॉल का रिएक्शन है ये भी, राइमर डायमंड फिनॉल का रिएक्शन है। तो पहले तो दिमाग में ये रखना है कि फिनॉल का रिएक्शन है। अब इस फिनॉल के रिएक्शन में हम लोग फिनॉल को ट्रीट करते हैं इसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हैं, CHCl3 प्लस NaOH। यहाँ पे मीडियम नहीं है CHCl3, यहाँ पे CHCl3 और NaOH मिक्सचर है, रिएजेंट है, और इसके साथ ट्रीट करते हैं फिनॉल। तो होता क्या है कि जैसे हम कुछ देर के लिए अगर CHCl3 को इग्नोर करें तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि ये NaOH है और ये OH है। OH वाले कंपाउंड एसिडिक होते हैं, फिनॉल वैसे भी एसिडिक होता है, फिनॉल अल्कोहल ये सब एसिडिक होते हैं, और फिनॉल तो काफी एसिडिक होता है। तो फिनॉल
एसिडिक अगर है तो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फिर बनेगा, तो NaOH के साथ जब फिनॉल रिएक्शन करेगा तो इसका OH और यहाँ का H H2 बन के निकलेगा ना, तो H2O बन के निकल गया, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे। जब H2O बन के निकला तो O पे माइनस आ गया, H यहाँ से निकला तो O पे माइनस होता है और Na यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। H और OH ऐसा रिएक्शन देखे थे हम लोग लास्ट वीडियो में, ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहाँ पे क्लोरोफॉर्म भी है। क्लोरोफॉर्म इसके ऑर्थो पोजीशन में अटैच होता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। ये मेन प्रोडक्ट जो बनता है यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, पैरा नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग देखते हैं कि पैरा मेजर बनता है, बट यहाँ पे ऑर्थो मेजर बनता है। कैसे बनेगा, अब यहाँ पे अगर कुछ देर के लिए सोचे तो हर जगह पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर जगह H है। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे सोचें कि यहाँ से ये तो इसका H और यहाँ का OH तो ये रिएक्शन कर लिया, H2O बन के निकल गया होगा, O के साथ क्या कनेक्ट हो गया Na। अब ये क्लोरोफॉर्म कहाँ जुड़ेगा तो हम बताएंगे ऑर्थो पे। तो ऑर्थो का एक हाइड्रोजन ये H और यहाँ का एक Cl HCl बन के अगर निकले तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा CH बचेगा और एक Cl तो निकल गया, तो हमारे पास कितना Cl बचेगा CCl2। एक चीज ध्यान देना है कि ऐसे हम जो बता रहे हैं एक याद करने का तरीका है, रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो अलग तरीके से होता है, हम डिस्कस करेंगे पीछे स्टाइल। तो याद कैसे रखना है कि फिनॉल है, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, इसका H और H2O बन के निकला, ONA जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ उसके बाद कि यहाँ से H या Cl ऐसे HCl बन के निकला, ClCl2। ये इंटरमीडिएट बनता है। बहुत बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, रैमर डायमंड रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए रहेंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ONA है, ClCl2, ये इसका इंटरमीडिएट है। अब इसको अगर हम फर्दर ट्रीट करते हैं एक्वस NaOH के साथ, एक्वस यहाँ पे NaOH है, वही एक्वस NaOH अगर आगे फर्दर रिएक्शन कर रहे NaOH तो क्या बनेगा, तो अगर ये NaOH यहाँ पे है और ये रिएक्शन अगर करेगा तो क्या बनेगा फिर, तो जब ये NaOH के साथ रिएक्शन होगा ना तो यहाँ पे ध्यान देना ये है कि प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे कि अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ में लिख के देखते हैं। C के साथ यहाँ पे एक Cl है, दो Cl है, एक H है, ये इधर से बेंजीन रिंग, तो ये वाले पोर्शन को हम लिखे हैं यहाँ पे CH CH, दो Cl दो Cl। तो अब यहाँ पे NaOH से जब रिएक्शन कर रहे हैं तो ये क्या होगा ना कि C पे प्लस होगा, Cl पे माइनस होगा, C इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो होगा क्या कि जैसे ही हम NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं Na प्लस OH माइनस, तो ये OH जो है Cl को रिप्लेस करेगा, Na और Cl बन के निकल जाएगा और Cl की जगह पे कौन जुड़ जाएगा, Cl की जगह पे तो H वैसे ही रहेगा, Cl की जगह पे जुड़ जाएगा OH। वैसे ही दूसरा Cl भी एक और NaOH अगर कहीं से आएगा वो इस Cl को हटा देगा तो एक और OH जुड़ जाएगा। तो ऐसे कर करके दोनों Cl हट जाएंगे, OH आएगा, ये से रिप्लेस हो जाएगा, फिर OH आएगा, फिर ये रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ही कार्बन पर अगर दो दो OH होता है, एक ही कार्बन पर दो दो OH अगर होता है तो क्या होता है अनस्टेबल, और वैसे सिचुएशन में H2O बन के निकलता है। ये हमेशा ऐसा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अगर किसी प्रोसेस से एक ही कार्बन पर दो OH आ गया तो अनस्टेबल होता है, यहाँ से क्या बन के निकल जाएगा H2O, तो बच क्या जाएगा, C बच जाएगा, H बच जाएगा, O बच जाएगा। तो अगर हम एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करते हैं इसको तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, ये तो बेंजीन रिंग, ON रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या बन जाएगा CHO। ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन के टेट्रा वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब फिनॉल को फिर से O के साथ H लाना है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एसिडिफिकेशन। अगर यहाँ पे हम H प्लस ऐड करते हैं, H प्लस वाटर, तो एसिडिफिकेशन से क्या होगा, O हटे, O के साथ H प्लस जाके कनेक्ट हो जाएगा और साइड प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। बाकी जैसे अगर HCl यूज किए हैं हम तो NaCl बन के निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे हम, तो O के साथ हो जाएगा H और इधर CHO, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इस कंपाउंड का नाम है वैसे स्लैशियल्डिहाइड, इसको स्लैशियल्डिहाइड बोलते हैं, या IUPAC नाम इसका है। ये बेंजल्डिहाइड है और उसमें ये 1 ये 2 एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देते हैं, तो इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये इसका नाम है।
ये प्रोडक्ट बनता है राइमोटाइमन में। तो राइमोटाइमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हैं, इंटरमीडिएट बना, एक्वस NH के साथ ट्रीट किए, ये एक कार्बन पर 2 H आएगा, अनस्टेबल होगा, यहाँ से CHO बन जाएगा, एसिडिफिकेशन करेंगे फिर से OH। ओवरऑल क्या हुआ, फिनॉल से स्टार्ट किए थे, बस फिनॉल के बगल में CHO जुड़ गया, ये ओवरऑल हुआ है। तो स्लाइसिल गैस का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं इसके थोड़े से मैकेनिज्म वाले पार्ट की बात करते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही है। इस रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअली कि ये CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म जो है, ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है, NaOH टूटता है Na+OH-, ये बेस है। इसमें हाइड्रोजन पे थोड़ा प्लस होता है, कार्बन पे थोड़ा माइनस होता है, क्योंकि कार्बन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये Cl जो है इलेक्ट्रॉन खींच कर इस हाइड्रोजन के प्लस को और बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचेगा लॉस होते जाएगा, यहाँ पे प्लस बढ़ते जाएगा। जैसे ही प्लस बढ़ेगा OH इस H को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब OH जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये बॉन्ड तो टूट जाएगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, कार्बन की तरफ। तो बनेगा क्या, इसमें OH और H क्या बन के निकल जाता है, H2। क्या बच गया, फिर कार्बन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जहां भी होगा लोन पे जरूर होगा, और इसके साथ बच गया 3 Cl। अब इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से एक Cl निकल जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल बन जाए, न्यूट्रल हो जाएगा तो रिलेटिवली स्टेबल हो जाएगा। यहाँ से एक Cl निकलता है, इसको हम लोग अल्फा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। एक Cl निकलेगा यहाँ से, Cl- इलेक्ट्रॉन लेकर, तो माइनस जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CCl2, और ये लोन पेयर रहेगा इसके पास, तो CCl2 हट गया यहाँ से। अब ये CCl2 में यहाँ पे जैसे समझे हम कि 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का भी था, एक कार्बन का, जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला गया, इस पे माइनस बन के निकला यहाँ से, ये माइनस साइन का मतलब लीव कर रहा है, और ये चार्ज है, और ये जब निकल गया तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आना चाहिए था, पॉजिटिव। नेगेटिव पहले से था, पॉजिटिव अगर आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये कंपाउंड बनता है, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। और ये डाइक्लोरोकार्बीन एक्चुअली जाके बेंजीन में जुड़ता है, फिर वहां से H निकल के वापस इसमें जुड़ता है, तब ये CHCl2 बनता है। तो याद हम लोग वैसे रखेंगे, लेकिन समझेंगे इसमें क्या बना था, डाइक्लोरोकार्बीन, और ये कार्बीन जाके बेंजीन में जुड़ता है। तो कार्बन बेंजीन में तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो कार्बन क्या इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे, तो कार्बन में कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन और एक लोन पेयर, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इस बॉन्ड में 2, इस बॉन्ड में 2, 4, और 2 लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 8 से तो कम है, तो अगर 8 से कम है तो डेफिशिएंट है, तो फिर तो इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ ये इलेक्ट्रोफाइल है, और यही इलेक्ट्रोफाइल इसमें जाके जुड़ता है ऑर्थो पोजीशन पे, बाद में बन जाता है CH। ठीक, तो ये हुआ राइमोटाइमन रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग को देखना है यहाँ पे एक और नेम रिएक्शन, तो फिनॉल का ही नेम रिएक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक्चुअली है, इसका नाम लिख लेते हैं पहले हम लोग, इसका नाम है कोल्बेज रिएक्शन। ये भी फिनॉल का रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, तो कोल्बेज रिएक्शन फिनॉल का रिएक्शन है। फिनॉल को इसमें करते क्या है, पहले हम लोग NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, पहले NaOH के साथ। तो जब NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, NaOH के साथ जैसे ही ट्रीट करेंगे यहाँ पे क्या होगा कि फिनॉल बन जाएगा फिनोक्साइड, ONA बन जाएगा, जैसा देखते आ रहे हैं। अब इसको रिएक्शन करेंगे हम लोग CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जैसे ही ट्रीट करेंगे ना, ये क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों और वीक क्यों, दोनों जानना चाहिए। इसलिए क्योंकि CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे लीनियर होता है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, कार्बन पे क्या होगा, थोड़ा सा प्लस होगा, तो स्लाइड प्लस है, इसलिए ये कंप्लीट इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव तो नहीं करेगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोफाइल जैसा भी है। तो क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो फिनॉल तो ऑलरेडी रिएक्टिव था, तो फिनॉल को रिएक्टिव था, लेकिन उसको और ज्यादा रिएक्टिव बनाया, किसमें कन्वर्ट करके, सोडियम फिनोक्साइड। अभी बताया था कि फिनोक्साइड और ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो फिनोक्साइड बना दिया इसको। तो फिनॉल जब फिनोक्साइड बन गया तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और वैसे सिचुएशन में रिंग को पहले से भी ज्यादा एक्टिवेट करता है,
ये तो एक्टिवेट करता ही है फिनोक्साइड में, फिनोक्साइड का ऑक्सीजन इस रिंग को और ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देता है कि वीक इलेक्ट्रोफाइल से भी रिएक्शन करने लायक बन जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल से यहाँ पे रिएक्शन करेगा। वीक इलेक्ट्रोफाइल कौन है? CO2। तो CO2 से रिएक्शन करेगा और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे H भी तो लाना है ना हमको, इसको हम एसिडिफिकेशन कर देते हैं H+H2O से। तो यहाँ भी प्रोडक्ट हमारा बनता है ऑर्थो ही प्रोडक्ट बनता है। O हमारा यहाँ पे फिर से OH बन जाएगा और ऑर्थो पे जुड़ेगा CO2H। CO2H ये प्रोडक्ट बनेगा। CO2H का मतलब हुआ COOH, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये प्रोडक्ट बनता है और इसको बोलते हैं हम लोग सैलिसाइलिक एसिड, या इसका भी इसी नेम होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस मिलेगा तो इसको बोलेंगे 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ऐसे रिएक्शन होता है और इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये है कोलवेज रिएक्शन। इसके मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है, उस मैकेनिज्म वाले पार्ट हम लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि थोड़ा सा फिर भी डिस्कस कर देते हैं, बाकी एग्जाम्स में काम देना। होता क्या है कि जैसे बेंजीन रिंग है, ये ON है, सिर्फ O वाले पार्ट को लिख रहे हैं। अब यहाँ पे जब CO2 ऐसे रहेगा ना, तो इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस, यहाँ भी माइनस, ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा और ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये वैसे ओपन होगा तो क्या होगा कि प्रोडक्ट हमारा ये बन जाता है। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड रहेगा, O पे माइनस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, इधर से एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ओपन होगा तो एक डबल बॉन्ड हमारा रहेगा, ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इस जगह पे, इस जगह पे, हर जगह हाइड्रोजन है। तो जहाँ पे CO2 जुड़ा इस ऑर्थो पे, वहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा क्योंकि कंपाउंड फिर से एरोमेटिक, फिर से बेंजीन जैसा दिखने लगे, जैसे अभी बेंजीन है, बट यहाँ पे तो बेंजीन का जो रिंग है वो तो नहीं रहा ना, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन था, तीनों डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड एक नहीं है, ये रिंग एरोमेटिक नहीं रहा। तो फिर से अपने एरोमेटिक नेचर को लाने के लिए, क्योंकि एरोमेटिक होने से स्टेबल होता है कोई चीज, ये क्या होगा कि फिर से टूट जाएगा और ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, O पे माइनस और COO, इस O पे माइनस। और जब यहाँ पे माइनस आता है तो सोडियम आयन यहीं पे अटैच होता है, तो ये प्रोडक्ट बनता है और यहाँ से निकला हुआ H यहाँ जाके जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है प्रोडक्ट। और फिर इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो ये O माइनस के साथ ये H लग जाता है, तो ऐसे बनता है प्रोडक्ट। हाँ, बट समझने के लिए हम ONA लिख देंगे, NaOH ये बनेगा, फिर CO2 से रिएक्शन करेंगे और H प्लस है, तो CO2 यहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन जो निकला यहाँ से यहाँ पे जुड़ गया और एसिडिफिकेशन की H यहाँ पे जुड़ गया, मतलब दोनों जगह ओवरऑल H आ जाएगा, ये सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये इसका मैकेनिज्म पार्ट है। अब ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि फिनॉल को कोल्बेज रिएक्शन में CO2 से डायरेक्ट रिएक्शन क्यों नहीं कराते हैं, उसको फिनोक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं? तो क्या इसका आंसर होगा? बिकॉज फिनोक्साइड इज इवन मोर रिएक्टिव देन phenol itself towards electrophilic reaction. Its benzene ring is somewhat more activated than the ring of phenol itself because oxygen carries somewhat more electron density. इस वजह से तो ये तो कोल्बेज रिएक्शन है। अब एक दो रिएक्शंस और देख लेते हैं हम लोग फिनॉल का। वो रिएक्शन क्या है कि अगर फिनॉल जो है इसको जिंक डस्ट के साथ हीट किया जाए, जिंक डस्ट या जिंक पाउडर के साथ इसको हीट करें, जिंक डस्ट का मतलब यहाँ पे जिंक पाउडर से, अगर इसके साथ हीट करें तो क्या होगा? तो अगर कोई फिनॉल को जिंक डस्ट से हीट करे तो Zn और O का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है, तो ZnO बन के निकल जाएगा, तो बेंजीन रिंग बचेगा बस। और यहाँ पे H, तो H शो करने की जरूरत नहीं है इस तरह के स्ट्रक्चर में, तो सिंपली क्या बन जाएगा, बेंजीन। बहुत आसान सा रिएक्शन है लेकिन बहुत फेमस रिएक्शन भी है कि फिनॉल को जिंक से रिएक्शन करेंगे तो जिंक डस्ट से तो ZnO बन के निकलेगा, फिनॉल बेंजीन बन जाएगा, उसका OH हट जाएगा। ये बहुत अच्छा रिएक्शन है OH को डायरेक्टली रिप्लेस करना, ठीक है। अच्छा, अगर फिनॉल है हमारे पास और इस फिनॉल को कोई ट्रीट कर दिया
Na2Cr27, K2Cr27 जैसा ही कंपाउंड है ये Na2Cr27, सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4। ये सोडियम डाइक्रोमेट H2SO4 से ट्रीट कर दिया तो क्या होगा? ये सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, तो ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब फिनॉल जब ऑक्सीडाइज होगा यहाँ पे, तो फिनॉल का जो बेंजीन रिंग है उसमें दो जगह पे ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा अपोजिट साइड में, एक यहाँ एक यहाँ, और दो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है ऐसे, और इस कंपाउंड को लोग बोलते हैं बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन बन जाता है, तो ये प्रोडक्ट बनता है, इसमें बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब कुछ फिनॉल के रिएक्शंस थे। तो इस तरह से फिनॉल का जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज था वो सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ईथर के प्रिपरेशन के मेथड्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।